आने वाले 50 दिन आपके लाइफ का एक ऐसा पीरियड हो सकता है कि ये 50 दिन अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे, अच्छे डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आगे बढ़ोगे, तो एसबीआई पीओ में आपको सक्सेस मिलेगा और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जिस चीज़ के लिए, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप सालों से, महीनों से मेहनत कर रहे हो, वो जॉब आपकी हो सकती है, बट प्रोवाइडेड आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एक अप्रोच है, एक कैलकुलेटेड मेथड है जो कि एक साइंटिफिक मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से एग्जाम देनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सेशन पूरा देखें ताकि आपको एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू और आपके जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो विदाउट डिले वी विल गो फर्स्ट टू दी नोटिफिकेशन पार्ट। एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन 2023 में आपको वैकेंसीज 2000 देखने को मिली है। पिछले साल 1673 वैकेंसीज थी। ओके, एसबीआई पीओ यूजुअली स्टैंडर्ड वे में 2000 वैकेंसी ही निकालता है। लास्ट टाइम कम थी, लेकिन इस टाइम थैंकफुली ज़्यादा है, 2000 वैकेंसीज है। 7 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन डेट है, तो मेक श्योर कि यू रजिस्टर ऑन टाइम। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए एग्जाम के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। फेज़ 1 जो है आपका, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो ये फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। दिस कुड बी दी बिगेस्ट पार्ट। ये आपको यूजुअली देखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से फेज आउट होता है। टेंटेटिव डेट्स उन्होंने दी है, हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। ओके, देन दिसंबर एंड के लगभग या फिर दिसंबर मिड में कहीं पे, तो अगर नवंबर मिड में एग्जाम होती है तो दिसंबर मिड में आपको फेज 2 मतलब मेंस आपकी एग्जाम्स देखने को मिलेंगी। देन जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब चलते रहेंगे। एंड फाइनल रिजल्ट आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मार्च में आपको हाथ में आएगी। ओके, तो आगे आने वाले लगभग 4 महीनों के लिए खुद को एक सोल्जर की तरह प्रिपेयर कीजिए। अपने आप को एक माइंडसेट में डालिए कि ये आने वाला पीरियड आपको अल्टीमेट डिसिप्लिन, अल्टीमेट फोकस के साथ रहना है ताकि आप ये अपना ड्रीम अचीव कर पाओ। ओके, सो पहले हम ये समझते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से पैटर्न होता है। ओके, प्रीलिम्स का पैटर्न, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, ये दोनों हम समझेंगे। उसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि हमने जो ये स्ट्रैटेजी बनाई है उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है। ओके, सी फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर की है। फेज 1 में आप 0.5 मार्क्स ज़्यादा लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग, ये फाइनल रिजल्ट में आपके काउंट नहीं होने वाले। ओके, लेकिन फेज 1 में मेंस से भी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली 10 लाख स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर में 10 लाख स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स में अपीयर किया था उन्होंने। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा, ये आंकड़े वगैरह आपको बहुत सब बताते हैं, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। 10 लाख में से 10 लाख आपकी कंपटीशन में है ही नहीं। 10 लाख लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड वे में पढ़ाई नहीं करते। मैं मानता हूँ गिने चुने पहले जो 30-40 हज़ार बच्चे हैं उनमें ही कंपटीशन होता है, बाकी तो यूजुअली बस फॉर्म भरते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें से सीरियस बात नहीं होती है। लेकिन प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो आपको 3 टॉपिक मिलते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क रिसेंटली दी है तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको दिखता होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो आपको अलोंग विथ स्पीड, अलोंग विथ नंबर गेम, आपको कंसेप्चुअल एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, जो कि नॉर्मली आप आईबीपीएस क्लर्क में अगर जाओगे तो आपको बस यूं ही नंबर का खेल करके बाहर आ जाना है, नथिंग एल्स। लेकिन एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है। एसबीआई पीओ में ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन भी देखा नहीं जाता है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपको इन अ वे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन साइड बाय साइड आपके स्पीड का पार्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बगैर आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। यूजुअली क्या होता है, जो लोग प्रिपरेशन में होते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आप कर भी पाते हो अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये बहुत स्टूडेंट्स कर पाते हैं। लेकिन जो आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
वहां पे अगर आप क्वेश्चन ढंग से समझ ही नहीं पाओ, आपके कंसेप्ट ही वीक है, तो आप वहां पे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चाहूंगा आप स्पीड के साथ साथ जो टॉपिक्स है उसके भी बेसिक उतने ही रिलीजियसली कवर कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। ओके, देन वी कम टू द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट में देखो सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स है, उसके कुछ कंसेप्ट्स है जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, एज सच कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सिर्फ एक पार्ट है जो कि आपको हेवी वेटेज के साथ प्रीलिम्स में दिखता है, मेंस में भी दिखता है, एंड इट इज ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो पजल्स। ओके, पजल्स एसबीआई पीओ में अगर आप आईबीपीएस क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ भी कुछ हद तक देखते हो तो उससे स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, आपको स्लाइटली मोर डेटा ओरिएंटेड, डेटा डेंसिटी के वाले पजल्स आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स पे होते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन साइड बाय साइड जो स्कोरिंग टॉपिक्स है, ओके, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होता है। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। इस पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिलोजिज्म हो, इनइक्वालिटी हो, या फिर कुछ हद तक हम देखा जाए तो वर्ड फॉर्मेशन है आपका, ये रीजनिंग का अगर पार्ट हम देखें, यहाँ पे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हम जब सेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैक्सिमम 20 सेकेंड्स आपको 3 क्वेश्चन के लिए बहुत हो जाएंगे, आराम से आप आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आप वहां पे बाकी क्वेश्चंस की तरह वहां पे भी अगर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तो काम नहीं आएगा। स्ट्रेटेजी इज कि ऐसे टॉपिक्स आपको इन अ वे मार्क आउट करने हैं जहां पे आप कम टाइम स्पेंड करके मार्क्स कवर कर सकते हो, ताकि कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि पजल रहे, पजल को टाइम लगता ही है ना, कम कितना भी कम करोगे तो इट नीड्स टाइम, राइट, 2 to 3 मिनट्स रिक्वायर्ड है ना, इट नीड्स। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए टाइम आपको कहीं से बचाना पड़ेगा और कहीं पे अलॉट करना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रेटेजी है एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स की। ओके, सेम हैपेंस विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में विदाउट इवन टचिंग द पेन, पेन को बिना हाथ लगाए भी आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए अलग अप्रोच होती है, उसके लिए अलग तरीके से एक सोच आपकी होनी चाहिए। वो भी हम आने वाले सेशंस में इसी पर्टिकुलर चैनल पे डिस्कस करेंगे। यहाँ वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज हो तो ऐसे टॉपिक्स है जो कि हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स में, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो आप टाइम कवर कर रहे हो वो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर अरिथमेटिक के कुछ हेवी टॉपिक्स वहाँ पे आप अलॉट कर सको। ओके, ऐसा नहीं होता है कि हर एक, यूजुअली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स में कितना टाइम होना चाहिए, तो मेरा उसके ऊपर एक ही आंसर है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ क्वेश्चन को 5 सेकेंड भी बहुत हो गए, कुछ क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ओके, लेकिन ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको टाइम बचाना है और कहाँ पे सेफली एक सिक्योर्ड वे में इन्वेस्ट करना है, ताकि दोनों जगह पे आप बैलेंस आउट कर सके, ताकि आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम हो सके। ओके, देन इंग्लिश की बात करें तो ये मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत कैजुअली लेते हैं। ओके, एक तो कैजुअली लेते हैं या फिर पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है। जैसे आप मैथमेटिक्स के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इंग्लिश का आप वैसे नहीं कर सकते। ओके, इंग्लिश आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, लैंग्वेज की पढ़ाई करने का अलग तरीका होता है। तो ये तीनों का मिला के आपको प्रीलिम्स का स्कोर एक सर्टेन लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर पिछले साल की बात करें तो आपका 59.50 कट ऑफ था, जबकि वैकेंसीज 1673 थी। ओके, इस बार वो बढ़ के 2000 हो चुकी है। तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ स्लाइटली कम होगा। ओके, अगेन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये दिस ऑल डिपेंड्स। ओके, ये यूजुअली जो मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने ये बहुत क्लियर बताई थी कि आप यूजुअली इन फंडों में जाओ ही मत कि पिछले साल कितना कट ऑफ था, इस साल कितना होगा। आपको बहुत ऐसे महान धुरंधर होंगे जो आपको एग्जाम होने से पहले ही कट ऑफ डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन के टाइप्स अलग पूछ दिए जाए
तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, और जो कि अनसर्टेन है, हम में से किसी को नहीं पता है ना। पता होता तो हम भी उधर बैठते, है ना। आप लोग यहाँ पे सेशन क्यों देख रहे होते फिर, है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट वे कि आपको बस आपकी पढ़ाई पे फोकस रखना है, आपके कहीं ना कहीं नॉलेज पार्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। टू थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। ओके, जो आपको पता है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। लेट से आप में से बहुत सारे लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करके कॉन्फिडेंट है, गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेट से प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, या फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन साइड बाय साइड डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स जिसमें आप मानते हो कि आपका अच्छा एक तरीके से हैंड है, उसकी भी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ओके, ताकि कहीं पे आप इम्बैलेंस नहीं कर जाओ। ओके, सो दिस इज द वे फॉर द प्रीलिम्स। देन फेज 2 में अगर जाया जाए तो फेज 2 मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो आरआरबी का मैंने एक स्ट्रेटेजी का सेशन किया था, वहाँ पे मैं ये बता चुका हूँ कि मेंस में जो लोग अपीयर करते हैं उनका नॉलेज बेस लगभग सेम होता है। ओके, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, स्पेसिफिकली एसबीआई की प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जो मेंस में बैठेंगे, उनका लगभग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक जैसा होगा। आपको भी उतने टेबल्स आते हैं जितने आपके बाजू वालों को आएंगे। ओके, तो वहां पे हाउ यू सॉल्व द पेपर, विच क्वेश्चंस यू चूज एंड विच क्वेश्चंस यू स्किप, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, क्योंकि मेंस में आप अब थोड़ा सा अगर आप रफली लॉजिक लगाओ तो आपको यहीं पे समझ में आएगा। आपको प्रीलिम्स में क्या बोला गया है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस दिए गए। ओके, मेंस में आ जाओ, आप क्वांट की बात करते हैं हम लोग, तो क्वांट की बजाय आपको डीआई दिया गया है, तो आपको लगभग देखा जाए तो 45 मिनट्स दिए 30 क्वेश्चन के लिए, है ना। तो इसका मतलब है आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो मतलब हलवा नहीं होंगे, इट विल टेक टाइम। वहां पे आपको एक सर्टन कंसिस्टेंसी के साथ, एक सर्टन फोकस के साथ डेटा पढ़ना पड़ेगा, डेटा से मल्टीपल ऑपरेशंस करके देन आपका आंसर आएगा, तो आपको टाइम वहां पे लगने वाला है। ओके, इस सिनेरियो में आपको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और कौन सा आपसे नहीं बनने वाला है। ओके, ईगो पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है कि अरे मैंने तो पढ़ाई की है, मैं ना, जो आपको नहीं आता है नहीं आता है, स्किप इट। ओके, यहाँ पे अगर आप मेंस में देखोगे, मेंस में ऐसे 100% तो कोई नहीं, मतलब स्कोप ही नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन एक ही उसका की रूल है, थंब रूल है कि आपको एक्यूरेसी 100% मेंटेन करनी होगी, तभी आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। ओके, देन रीजनिंग का भी अगर देखा जाए, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों एक साथ है, कंप्यूटर को भी लाइटली ना लीजिए। ओके, कंप्यूटर के ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के बाद ही करना है, अभी बिल्कुल नहीं करना है। प्रीलिम्स के बाद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टेक दिस इन योर माइंड कि आपको कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के लिए भी डेडिकेटेड आपको टाइम देना है, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए प्रीलिम्स के ऊपर फोकस रखेंगे अपन। अभी से जिसके ऊपर आप मेंस वाला टॉपिक जिसके ऊपर फोकस रखोगे, दैट वुड बी जनरल अवेयरनेस। ओके, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मेंस की एग्जाम में। देखो, ये वन ऑफ द सेक्शन है जहां पे आपको पेन पेपर उठाना ही नहीं है, आपको बस क्वेश्चन रीड करना है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। निगेटिव मार्किंग का भी चांस नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाता जो जनरल अवेयरनेस में निगेटिव मार्क्स कैसे हो ही कह सकता है भाई। आपको अगर कुछ पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अगर जैसे महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता है तो पता है, नहीं गलती से आप फडणवीस तो नहीं लिख के आओगे, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज कि आपको कहीं ना कहीं ये आइडियाज होने चाहिए कि किस तरीके से चीजें होती है। ओके, सो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। ये एक आपका अप्रोच बनना चाहिए, ये आपके बेसिक नॉलेज का पार्ट होना चाहिए कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को डील करते हो। ओके, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते वक्त आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आपको पेन पेपर पे लिखना है। ओके, बहुत लिखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, डेली के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, और एवरी वीक आपको उसकी रिवीजन करनी है, तब जाके आपकी पढ़ाई इन अ वे एक बैलेंस्ड वे में हो सकती है। ओके, अगर आपकी पढ़ाई क्या कह सकते हो, एक इन अ वे आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस और उसके ऊपर आपका ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको रिविजन्स करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। जब आप
लिखते हो पार्ट्स तो आपके ब्रेन में जो मेमोरी सर्किट्स है वो इन अ वे फिक्स हो जाते हैं, दैट हेल्प्स यू अलॉट। देन कम टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट एक अगेन ये एक आर्टिकुलेट पार्ट है, ओके। चीज़ें सोच पाना एक बात होती है, चीज़ें बोल पाना एक बात होती है, और चीज़ें लिख के बता पाना एक बात अलग होती है, ओके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग एज वेल, ओके। लेकिन राइटिंग अचानक से एक दिन में आप पेन पेपर लिख के बैठ गए और लिख दिया इंडियन इकोनॉमी पे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, रिलेटेड टॉपिक्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, देन वो आपको खुद के वर्ड्स में कहीं ना कहीं लिखना आना चाहिए। अभी के लिए इकोनॉमी के ऊपर अभी नहीं लिखो। एक काम आप कर सकते हो, खुद की पर्सनल डायरी मेंटेन करो, और जिसमें पेन पेपर के साथ इंग्लिश में आप लिखोगे, ओके। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, वहां से आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, तो आपका डिस्क्रिप्टिव में भी एडवांटेज होगा। और जो आपके दिमाग में ट्रांसलेटर घूमता रहता है, ओके। यूजुअली जो लोग इंग्लिश में वीक होते हैं उनका दिक्कत क्या होती है, हम पहले तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में सेंटेंस सोचेंगे, देन उसे ट्रांसलेट करेंगे और फिर सामने बोलेंगे या फिर लिखेंगे। उसमें एक तो आपका टाइम चला जाता है ना। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे मैटर करती है, आपका ग्रामर रीजनल लैंग्वेज की तरह बाहर आने लग जाता है फिर, ओके। सो अगर आप इंग्लिश में लिखना एक बार प्रैक्टिस करोगे तो दिस विल हेल्प यू, ये आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एसबीआई की प्रिपरेशन में होगा, आपके 3.5 घंटे आपको एक जगह पे बैठना पड़ेगा। ये एग्जाम में होगा, 3.5 घंटे आप उठ नहीं पाओगे, तो आप पढ़ाई करने के लिए जब भी बैठोगे तो आपको ये आदत होनी चाहिए कि 4-4 घंटे तो कम से कम आप एक जगह पे बैठे हो, ओके। दिस हैज़ टू हैपन। देन फाइनली आपका जो सिलेक्शन होगा, मेंस के 75 मार्क्स और इंटरव्यू के 25 मार्क्स मिलके आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा। दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड। और अब क्वांट की स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम देखें, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक कहे जाते हैं, बेसिक टॉपिक्स है, लेकिन वही बेसिक टॉपिक्स है जो आपको स्पीड देंगे, ओके। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज ढंग से नहीं आता है, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको लेट्स अज्यूम कि आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, रेशियो नहीं कर पाते आप, एचसीएफ एलसीएम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आपको पता है, एचसीएफ एलसीएम नहीं जानते, कोई फायदा नहीं है। स्क्वायर रूट नहीं जानते, कोई फायदा नहीं है। टेबल्स तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं मानता हूं कि स्पीड बूस्टर जो है वो आपके ये टॉपिक्स है, ओके। मार्क दिस टॉपिक्स। इसके ऊपर मैं आने वाले लेक्चर्स में अलग से सेशन बनाऊंगा कि स्पीड बूस्ट करने के लिए, वैसे तो ये सारे टॉपिक एक ही है, बस कन्वीनियंस के लिए इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। इसको एक जगह पे जब हम डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इससे स्पीड बढ़ने में आपको कैसे हेल्प होगी। लेकिन अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो ये सारे टॉपिक्स आपके टिप ऑफ द फिंगर पे होने चाहिए। आप आराम से इसके साथ खेलना एक बार सीखना पड़ेगा आपको, और ये बहुत आसान है, ओके। मैं जब अपनी प्रिपरेशन में था, मेरा सिलेक्शन होने से पहले, मैं बैंक में ज्वाइन करने से पहले, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जब भी गाड़ी पे जाता था या फिर पैदल घूमता था, जब भी मुझे कोई गाड़ी का नंबर प्लेट दिखता था, तो मैं सबसे पहले सोचता था कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 5 से, ऐसे, या फिर ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, या फिर परफेक्ट ऐसे। अगर आप खेलना चालू कर दोगे, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन से नंबर से, अगर आप ये सारी चीजें एक बार करना चालू कर दोगे ना, तो नंबर्स आपके दिमाग में खेलने लगेंगे। दिस विल हेल्प यू, ओके, दिस विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली। आप एक बार ये खेल सीख जाओगे तो नंबर्स आपके सामने डांस करने लगेंगे। आपको क्वेश्चन समझ पढ़ते ही आपको आंसर्स आपके पास दौड़े चले आएंगे, स्पेसिफिकली इन मैथमेटिक्स, जो कि आपके लिए जरूरी होगा, ओके। देन रीजनिंग में अगर हम देखें तो एज आई सेड, बेसिक टॉपिक्स के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जो कि आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे ही। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सॉल्व कैसे करना है, ओके। ब्लड रिलेशन भी मैं जब स्टूडेंट्स के आंसर्स देखता हूँ जो मुझे भेजते हैं, ऊट पटांग सी मेथड होती है जिससे ना आंसर ढंग के आते हैं, ना एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, पता भी नहीं चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है, रिलेशनशिप किसका किसके। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप आंसर कैसे कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, उसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों डिपेंडेंट है, ओके। तो वो भी आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एंड फाइनली पजल्स, नो अल्टरनेटिव फॉर दिस। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप इसे एक चैलेंज की तरह डेली करोगे तो दैट विल हेल्प यू। अब फाइनली इंग्लिश, जो कि सबसे निगलेक्टेड पार्ट है, जिसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है। 3 मंत्र है, रीड, राइट, लिसन, ओके। रीड मतलब आप
लेके बैठ गए कल कोई बहुत बड़ी इंग्लिश की किताब, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है, आपको चेतन भगत पसंद है तो वो भी ले लो, माफ है आपको। कुछ भी करो, इंग्लिश के 2-4 पेजेस दिन में आप पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, यूजुअली स्टोरी के फॉर्मेट में आप पढ़ोगे तो स्टोरी के साथ साथ इमोशंस के साथ साथ आपको लैंग्वेज के भी इन अ वे ह्यूमर, लैंग्वेज का इमोशन भी आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपका ग्रामर और डेवलप होगा। आप रूखा सूखा ग्रामर पढ़ोगे कि यस प्लस वी प्लस ओ, ऐसे लैंग्वेज नहीं सीखा जाता है। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि यस प्लस वी प्लस ओ कर दोगे तो आपको ग्रामर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, पर्सनल डायरी अगर आप आज से भी 50 दिन खुद की मेंटेन करो, यू विल सी, एक तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, वो आपका पर्सनल लेवल पे बेनिफिट होगा, और आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी। एंड लास्ट वन इज लिसन। जो मैंने मेरे प्रिपरेशन मोड में मुझे बहुत उसका एडवांटेज हुआ था कि मैं यूजुअली जब प्रिपरेशन मोड पे था, मैं आई रिमेंबर मैं सदगुरु जग्गी वासुदेवा के बहुत सारे स्पीचेस सुनता था। देन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आई लिसन द रणवीर शो, जो रोगन पॉडकास्ट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन अ वे, एक आपके लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपके लिए नॉलेज अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा, और लैंग्वेज से भी आपका एसोसिएशन बनेगा। सो दैट कुड हेल्प। आपके जो एंटरटेनमेंट के मोड है, जहाँ पे आप अपना टाइम पास करना चाहते हो, उसे थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हेल्प हो जाएगा आपको पढ़ाई करने में। ओके, देन डेली कैसे कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बहुत बार पूछते हो, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है। लो, इसका जवाब आपके सामने है। क्वांट के लिए मैं चाहता हूँ आप 2.5 घंटा डेली दे, जिसमें 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ स्पीड, जो मैंने अभी आपको स्पीड बूस्टर टॉपिक बताया, टेबल्स आप बनाना सीखो। स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, टेबल्स बाय द वे रटना नहीं है, टेबल्स कैसे बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्क्वायर्स करने का भी अलग तरीका है, वो भी आप प्रैक्टिस करते रहो। और 1.5 घंटा आपको डेली देना है एक नया टॉपिक समझने के लिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ। ओके, बेसिक कंसेप्ट इन डिटेल, एडवांस उसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारा पढ़ने के लिए, जो बेसिकली आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन रीजनिंग में भी 1 घंटा डेली सिर्फ और सिर्फ पजल को देना है आपको। 1 घंटे में कम से कम आपके 5 पजल होने ही चाहिए, कम से कम 5 पजल कह रहा हूं मैं, और वो भी एनालिसिस के साथ। अगर कोई गलत हो जाता है तो उसका सही कैसा है, ऐसा मिलके 5 पजल। एग्जाम में 12 मिनट का फॉर्मूला नहीं लगा के चलो आप, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देन 1.5 घंटा आपको टॉपिक्स, अगेन एज आई सेड कि क्वेश्चन सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देन इंग्लिश के लिए 30 मिनट रीडिंग मस्ट है, एब्सोल्युटली मस्ट है। और इसके साथ साथ ये तो आपका करिकुलम का पार्ट है, 30 मिनट कोई भी बुक आपको पसंद हो वो पढ़ो। और उसके बाद अगर आप फिर भी कोई टाइम पास करते हो, गाने सुनते हो, टीवी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, या फिर एज ए सेड पॉडकास्ट एक बहुत बहुत इन अ वे अच्छा मीडियम है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का, और साइड बाय साइड आपका नॉलेज भी इंप्रूव करने का, तो गो फॉर इट। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहो। जनरल अवेयरनेस 30 मिनट उन लोगों के लिए जो अभी तक रेगुलरली करते आए हैं, जो अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, एकदम खुली किताब है, कोरी पाटी है, तो उन लोगों के लिए 1 घंटा डेली देना ही पड़ेगा। एज आई सेड, पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स, आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सीरियस हो। ओके, दैट्स हाउ यू शुड डू इट। आपका टाइम एलोकेशन इस तरीके से हो, अगले 50 दिनों तक आप एक कमिटेड वे में काम करोगे, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। आप खुद पे इन अ वे एक खुशी महसूस करोगे आप ये प्रोसेस से जाते वक्त। इट्स फन। ओके, अपने लिमिट्स डेली बेसिस पे क्रॉस कर पाना इज फन। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आप सुकून की नींद सो पाओगे, आपके दिमाग में जो भी टेंशन चल रहे हैं फ्यूचर को लेके वगैरह, वो अपने आप एलिमिनेट होना चालू हो जाते अगर आप सिंसियरली एफर्ट्स करोगे। एंड फाइनली, कोट ऑफ द डे, दिस इज वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फील, कि मेक योर सेल्फ द मोस्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, इन 50 दिनों के बाद जब आप एग्जाम दोगे तो नतीजा चाहे कोई भी हो, शायद सिलेक्शन आपका हो जाए, शायद एक आधा मार्क से रह भी जाए, लेकिन आपको खुद के ऊपर एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि जो भी किया जा सकता था, जो भी सिलेक्शन के लिए किया जा सकता, जितनी भी मेहनत की जा सकती थी, उतनी पूरी की पूरी मैंने की है। ओके, ये आप सीना तान के बोल सको, दिस इज व्हाट आई वांट। ओके, सिलेक्शन ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। मैंने भी जब अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था एसबीआई पीओ का, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि सिलेबस क्या होता है, जस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, मैंने दे दिया।
लेकिन उस वक्त देते वक्त भी मेरे दिमाग में ये फीलिंग थी कि ये एग्ज़ाम तो मुझे क्रैक करनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 7 मार्क्स से मेरा कट ऑफ मिस हो गया था, विच इज़ ह्यूज गैप इन प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स में 7 मार्क का गैप बहुत होता है, लेकिन उस अप्रोच के चलते मैं आने वाली हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली लेता था। हर बार मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ और इम्प्रूव करता था, और फाइनली मुझे पता भी नहीं चला कब मैं बैंक में ज्वाइन हो गया। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फील दिस। मेक योर सेल्फ प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ओके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पे बने रहिए। आने वाले दिनों में आपको SBI PO के लिए जो भी टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक के कंसेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने के सही तरीके, टाइम कैसे बूस्ट करना है, आपको स्पीड किस तरीके से मैनेज करनी है आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेज and ensuring your success in the SBI PO. This is your IBPS professor Aditya Deshpande signing you off. Thank you all.